प्रोबेबिलिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 4th टॉपिक देखेंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, सो दिस इज आवर 4th टॉपिक। बस अब ज्यादा नहीं रहेगी, टेंशन मत लेना कि कितना टाइम लगेगा एंड सो ऑन। मेरे से बहुत स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे। इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं हमारे, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 या 5 लेक्चर के अंदर मैं सब कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलो इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इस पे बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, हम एक-एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले तो डेफिनेशन समझो भाई। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं भाई? 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ नॉलेज ऑफ हैपनिंग ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट। मतलब सिंपल बात है भाई, अगर हमारा एक इवेंट हो गया, अगर हमारे को पता है कि वो इवेंट हो गया है, तो दूसरे इवेंट पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब पहला इवेंट हुआ या नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे। सिमिलरली दूसरा इवेंट हुआ या ना हुआ, इट हार्डली मैटर्स टू मी, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे इसका कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब ऐसे समझो, देखो इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, तो ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे भाई? जब मैं बोलता हूँ कि ए इवेंट हुआ या ना हुआ, इट हार्डली मैटर्स टू मी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी एकदम वही रहेगी जो पहले थी। ठीक है, मतलब ए हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सपोज कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एक्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी इज एक्स। ठीक है, तो ये हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं कि अगर इवेंट ए हो गया ना, तो भी हमारी प्रोबेबिलिटी बी एक्स ही रहेगी, और अगर इवेंट ए नहीं हुआ तो भी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स ही रहेगी। हुआ नहीं हुआ मतलब समझ पा रहे हो ना, मतलब हैपन हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो अगर इवेंट ए हैपन हो गया, उसके बावजूद भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स ही रहेगी, और अगर इवेंट ए हैपन नहीं हुआ तो भी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स ही रहेगी। मतलब इट हार्डली मैटर्स टू मी, मतलब समझ लो ए कुछ है ही नहीं। ठीक है, ए को मारो गोली, ए से हमारा कोई मतलब नहीं है। बी हैपन होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। मतलब ए के होने या ना होने से बी के होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंपल वर्डिंग मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो अगर आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझ चुके हो, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। ठीक है, बार बार बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज होगे और कुछ नहीं। समझ गए ना? तो सिंपल बात है भाई, है ना? अच्छा, तो अब एक बात मेरे को जरा समझाओ, दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे हमने बोल दिया कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मैं मानता हूं कि लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। बोथ वेज देखना है प्लीज, बार बार समझा रहा हूं मैं। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, बोथ वेज मतलब दोनों तरीकों से। मतलब ए ए हैपन हुआ या नहीं हुआ, इसका इफेक्ट बी पे नहीं आएगा, और बी हैपन हुआ या नहीं हुआ, इसका इफेक्ट ए पे नहीं आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है ना, दोनों तरीके से देखना होता है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको कहता हूं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बताओ क्या होगी? कॉमन सेंस से बताओ। मैंने अभी क्या बताया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होती थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, यही होती थी ना। मैं आपको हमेशा समझाता था, अगर नहीं याद आता तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के वीडियो देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो ए गिवन बी क्या होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब मैंने आपको क्या कहा भाई? ए और बी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो मतलब एक दूसरे के हैपनिंग से एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं आ रहा है इनका, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड विल बी ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्यों? क्योंकि बी हैपन हुआ या ना हुआ, इससे हमारे को ए पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। मतलब ए हैपन हो गया, मतलब बी हैपन हुआ या नहीं हुआ, इससे ए की हैपनिंग पे इफेक्ट नहीं आ रहा, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड विल बी ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, मतलब गिवन बी हैपेंड, अगर ये यहाँ बोल देता गिवन बी नॉट हैपेंड एंड सो ऑन, इट हार्डली मैटर्स टू मी, है ना? बी के हैपनिंग से कोई इफेक्ट है ही नहीं ना ए पे, तो सिंपल बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड या नॉट हैपेंड, इट हार्डली मैटर्स टू मी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास वही की वही सेम टू सेम रहेगी, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होती थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी गिवन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। अभी मैं आपको क्या समझा के आऊं? इनकी हैपनिंग का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आप मेरे को याद कराओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको फॉर्मूला क्या समझाया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीज याद है आप लोगों को? मैंने अच्छे से समझा रखा है, आपको प्रॉपर प्रूफ भी दिया था एंड सो ऑन। अगर नहीं याद आ रहा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखो, मैं यहाँ पे चीजें जबरदस्ती की एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। ठीक है जी, अभी मैं ऊपर आपको क्या समझा गया हूँ? अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होती है, तो भर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहीं से घुमा फिरा करके अब आप आंसर क्या कह सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको याद है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में मैंने आपको क्या सिखाया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाती थी? बस ये इधर से उधर चली जाती थी, याद है कि नहीं? नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कहते हैं कि नहीं? है ना? ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो ए गिवन बी की मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। मैं अभी आपको समझाया है। तो बस, तो यहां से हम लोग यहां आ जाएंगे। तो ये है जी डिपेंडेंट इवेंट का केस। प्लीज ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, ये डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है ये, ठीक है? दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स। ज्यादा इंडिपेंडेंट के लिए बोलोगे तो फिर ए गिवन बी ए हो जाएगी और क्या होगा? तो सिंपल रफली, ज्यादा इतना मत पूछो, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। मैं सिंपल बात इतनी कहता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किसके लिए? अभी डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, जो मैं आपको पहले आपको बता के आ चुका हूँ। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है? दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट मतलब एक का हैपन होगा या नहीं, दूसरे पे इफेक्ट उसका जरूर आ ही रहा होगा, तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये क्या होगी जी? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है? रफली मैंने लिख दिया, आई थिंक आपको समझ आएगा। तो छोटा कर देता हूं, आप आराम से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या बोला? बिल्कुल बेसिक बेसिक से पॉइंट्स बोले, अभी मैंने ज्यादा कुछ खास कहा ही नहीं आपको। एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ नॉलेज ऑफ हैपनिंग ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट। ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। तो इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि ए हैपन, दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट कब होंगे भाई? जब ए हैपन हुआ या ना हुआ, इट हार्डली मैटर्स टू मी, बी के हैपनिंग पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो बी हैपन हुआ या नहीं, इट हार्डली मैटर्स टू मी, ए की हैपनिंग पे बी की हैपनिंग का इफेक्ट नहीं आएगा। सिंपल बात है एकदम। बहुत वे से देखना होता है तब हम इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये सब मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज बी। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, तो ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी क्या होती थी भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए है, और इंडिपेंडेंट के लिए क्या हो जाएगी जी? ए गिवन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैंने अभी आपको बोला इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ऐसा होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली आप दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, है ना? सिंपल बात है, खींचने वाली बात है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। देखो, आपने एक ये भी पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट वाज, एक बार मैं देख लेता हूँ पर क्या लिखा है? ए गिवन बी लिखा है ना? हाँ, तो आप ये भी तो बोलते थे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैं आपको याद करवाता था, जो पीछे है वो नीचे है, एंड सॉन, वो सब याद आ रहा है ना आप लोगों को? और ये ए और ए मैं आपको कैंसिल करवा देता था, एंड सॉन। तो उसी तरीके से मैंने लिखा है बस, है ना? तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, मैं अभी आपको ऊपर क्या समझा के आया हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली, है ना? तो फिर ये क्या बन जाएगी जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बकवास बात है ये एकदम, मैं अभी आपको ऐसे बता के आया हूँ, बस उसी को ही मैंने दोबारा से एक और तरीके से डिराइव कर दिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, आपको पता है, सिंपल बात है एकदम नॉर्मल। ये तो बकवास बात थी, बस स्टिल मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ जी, तो ये भी आपको पता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? तो ये होगी जी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, और ये क्या होगी जी? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये दोनों सेम ही है, ये एकदम सेम है। अभी देखो ध्यान से, दोनों एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये दोनों थोड़े से डिफरेंट है ना? ए गिवन बी और यहाँ पे बी गिवन है, तो जरूरी नहीं ना कि ए गिवन बी गिवन ए सेम हो। ये सब आपको पता है, मैंने पहले सब बता रखा है। अभी मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब यहाँ थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा, इतना तो आपको नॉलेज है। ठीक है जी, तो अब मेन बात आपको क्या याद रखनी है? सिंपल बात, बस इतना, एक बार इसको छोटा कर रहा हूँ, आप नोट करो। ठीक है, सिंपल बात आपको इतनी याद रखनी है। कब पता लगेगा दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है? सिंपल बात, ये तो डेफिनेशन से पता लग जाएगा कि अगर एक हैपन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं आ रहा, दूसरा हैपन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका इफेक्ट पहले पे नहीं आ रहा, तो हम बोल देंगे इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपका इतना दिमाग नहीं चल रहा, आपको नहीं समझ आ रहा कि हाँ जी भाई पता नहीं इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? मैथमेटिकली ये चीज प्रूव कर देनी है। ठीक है, अगर आप किसी तरीके से ये चीज प्रूव करने में कामयाब हो गए ना, तो भी आप बोल सकते हो कि हमारे जो दो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। तो ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये पॉइंट याद रखना भाई, ठीक है? तो टू इवेंट्स, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो थ्योरेटिकल समझा दी, अब मैथमेटिकल समझा रहा हूँ। टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, टू इवेंट्स ए एंड बी आर independent if and only if probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied by probability of B। ठीक है, तो या तो डेफिनेशन से पता लग जाए आपको, क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाए कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। अभी कराऊंगा क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, पढ़ते समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ जी इवन इवेंट
के होने या ना होने से E2 पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा और E2 के होने या ना होने से E1 पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आप बोल दोगे कि ठीक है जी इंडिपेंडेंट है, पहचान हो गई। लेकिन अगर बाय चांस आप इतना नहीं सोच पा रहे, तो फिर ये एक इलाज मैंने आपको सिंपल मैथमेटिकली समझा दिया कि A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकाल के देख लेना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर होनी चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसी तरीके से निकाल लेना आप लोग, ठीक है। वही बात है, वो कैसे निकालोगे, A इंटरसेक्शन B की कार्डिनैलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी करके देख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A देख लेना, A की कार्डिनैलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी, B की देख लेना जी, B की कार्डिनैलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी, सब मैं आपको बताते ही रहता हूँ, है ना। तो फिर ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाना चाहिए। तो पहले ये भी निकाल लेना, ये भी निकाल लेना, ये भी निकाल लेना और ये भी निकाल लेना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के देख लेना, जो आंसर है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो आप बोल दोगे कि हाँ जी ठीक है जी, दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं करता हूँ जब क्वेश्चंस पे, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे इतना इतना मतलब नहीं क्लियर होता चीजें इतनी जल्दी, तो मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ठीक है। बढ़ो आगे, आपने आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा साथ साथ, इसमें मैंने कोई खास नई बात नहीं बताई। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आया क्वेश्चन, वन कॉइन इज टॉस्ड एंड वन डाइस इज रोल्ड, ठीक है। एक डाइस रोल किया आपने और एक कॉइन टॉस किया है। E1 क्या है भाई, हेड ऑन कॉइन, E2 क्या है जी, 3 ऑन डाइस, डाइस पे 3 आए, हेड आए हमारे कॉइन पे। रफली मैंने लिखा क्वेश्चन, पूरा नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा मैं, ठीक है। हाँ जी, तो E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, बताओ भाई क्या ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है? अरे बड़े आराम से इंडिपेंडेंट है भाई, क्या टेंशन है। कॉइन पे हेड आया या टेल आया, इससे कोई फर्क पड़ेगा डाइस पे क्या आएगा? और अगर डाइस पे क्या है, इससे कोई फर्क पड़ेगा कॉइन पे क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो क्या टेंशन है, ऑब्वियस सी बात है इंडिपेंडेंट है। थ्योरेटिकली प्रूव हो गया। मैथमेटिकल प्रूव करना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या प्रूव करना होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। मैं बार बार कहता हूं भाई, बेसिक कांसेप्ट पे टाइम लगाया करो। एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो फिर डिफिकल्ट चीज डिफिकल्ट नहीं रहती, फिर आप बड़े आराम से उस चीजों को आराम से कर जाते हो, है ना। मैं आपको बहुत बार समझाता हूँ, तो इसलिए बेसिक बेसिक चीजों पे मैं टाइम लगाता हूँ। आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ी बेसिक से पॉइंट्स है, हमारे को पता है, बट नहीं, थोड़ा सा आप बेसिक बेसिक कांसेप्ट को ढंग से समझो, एक बार अच्छे से माइंड में फिट करो, फिर देखना डिफिकल्ट क्वेश्चन बड़े आराम से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। आराम आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, ना मैंने ना आपने, आराम आराम से चलो, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये करके देखो जरा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप जरा मेरे को समझाओ पहले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है क्या, है ना, हेड 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 ऑन द कॉइन, सिंपल बात इतनी करो बस, दूसरे को छोड़ दो, अभी सिर्फ कॉइन पे हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 1/2, हेड आएगा या टेल आएगा, सीधी सी बात है। E2 की प्रोबेबिलिटी, इसको छोड़ दो कॉइन वन को, आप बस इतनी बात करो, डाइस पे 3 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 1/6, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है, तो 1/6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या आ रहा है जी, 1/12 आ रहा है, ठीक है जी। इतना हमारे को समझ में आ गया ना। अब आप चेक करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आएगी। E1 इंटरसेक्शन E2 आप बड़े आराम से बताओगे, है ना। मतलब हेड हेड आ जाए कॉइन पे और 3 आ जाए डाइस पे। अब देखो सीधी सी बात है भाई, तो क्या क्या बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी, देखो पहली बात तो ये समझाओ मेरे को, सैंपल स्पेस क्या होगा इसके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, तो आपको क्लियर होएगा। तो सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, देखो हेड के साथ, मैं एक बार कहा, चलो नीचे करके लिखता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, नीचे लिखता हूँ। देखो सैंपल स्पेस पहले तो समझाओ, एक कॉइन टॉस हुआ है और एक हमने डाइस थ्रो किया है, हाँ जी। तो फिर सैंपल स्पेस क्या बनेगा भी, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, हेड 1 हेड 2 डॉट 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 अप टू हेड 6, और फिर टेल 1 टेल 2 डॉट 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 टेल 6, ठीक है। तो टोटल ये कितने हो गए, 12 हो गए। तो सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी 12 होगी। इतना तो आई थिंक बेसिक सा पॉइंट है, आपको इतना तो समझ में आता होगा। थोड़ा थोड़ा बेसिक पॉइंट्स तो आपको आते हैं ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी होगी। तो सैंपल स्पेस समझ में आ गया ना भाई, 12 है, ठीक है जी। अब आपको मैंने कहा क्या है भाई, इस पे हेड आए, कॉइन पे हेड आए और डाइस पे 3 आए, तो H3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 12 में से सिर्फ एक ही चॉइस है जो हमारी फेवरेबल है, हाँ जी। तो ये कितनी आ जाएगी जी प्रोबेबिलिटी, 1/12। तो आप देख लो भाई, 1/12 1/12 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। अब एक थोड़ी सी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं यहाँ पे बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत रेयर पॉइंट है, कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो रेयर पॉइंट क्या है, देखो वही मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं ना भाई, तो उनका सैंपल स्पेस अलग अलग होता है, सैंपल स्पेस सेम नहीं होता, ठीक है। तो अगर सैंपल स्पेस अलग है, तो आप सोच सकते हो कि हाँ जी इवेंट्स इंडिपेंडेंट शायद हो जाए, क्योंकि हो सकता है कई बार ना भी हो, बट शायद हो जाए। लेकिन अगर सैंपल स्पेस एक ही है, तो एक ही सैंपल स्पेस में से मैं दो इवेंट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बना सकता, इस बात को अच्छे से दिमाग में घुसा लो, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ये देखो, ये हमारा कोई सैंपल स्पेस है,
इसमें बहुत सारे हमारे पास यू कैन से एलिमेंट्स होंगे, है ना। सैंपल स्पेस में जो सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो हर एक आउटकम मैंने ऐसे डॉट डॉट दिखा दिया। तो अब एक इवेंट मैंने ये पकड़ लिया, दूसरा इवेंट मैंने ये पकड़ लिया, ऐसे कुछ भी पकड़ लिया, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं भाई ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, कॉमन सेंस सोचो, अगर ये अक्कर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, ये मैं दूसरा कलर लेता हूं। ठीक है, ऐसे समझो, अगर ये अक्कर हो गया, ये अक्कर हो गया, तो पक्की बात है भाई ये दूसरे पे इफेक्ट जरूर डालेगा ना भाई, है ना। इसकी अकरेंस पे जरूर इफेक्ट डालेगा। कॉमन सेंस से सोचो, थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। तो याद रखना है भाई, सैंपल स्पेस अलग होता है, तभी हम कहेंगे कि ठीक है एक हुआ ना हुआ उससे उसको मारो गोली, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा दूसरा होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अगर हैपन हो गया, देखो एक ही सैंपल स्पेस मैंने, एक ही सैंपल स्पेस से मैंने इवेंट पकड़ा, इवेंट का तो था भाई सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो मैंने एक सबसेट पकड़ लिया, मैंने बोल दिया कि इसमें से कोई हुआ है। इतनी बात समझो, देखो इसमें से अगर कोई हुआ है तो पक्की बात है भाई दूसरे पे इफेक्ट जरूर, जहां पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाओ। ठीक है, ये देखो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये अगर मैं बोलता हूँ कि ये इवेंट अक्कर हो गया है, ठीक है, अगर ये इवेंट अगर हो गया है तो फिर इन्हीं में से कोई, जो डॉटर्स मैंने बना रखा है इन्हीं में से कोई ना कोई हुआ होगा ना अक्कर। समझ आ रहा है, मतलब इन्हीं में से कोई आउटकम आया होगा ना, जो मैंने डॉट्स बना रखे हैं इन्हीं में से कोई आउटकम आया होगा। तो ठीक है जी, तो फिर अब पक्की बात है, जब ये अक्कर हो चुका है तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी पे तो इफेक्ट आना ही आना है ना भाई। बात समझ रहे हो कि नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी पे तो इफेक्ट आना ही आना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली ये सब तो कहती थी। समझ रहे हो, थोड़ा सा मैं डीप में जा रहा हूँ, कोशिश करो थोड़ा सा, मैं जितना ज्यादा बोलूंगा ना उतना टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं, और शायद आप लोग पता नहीं इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे। ये बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है, मेरे को पता है, लेकिन अगर समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा तो मारो गोली। सिंपल बात इतनी याद रखनी है आपको, सैंपल स्पेस अलग अलग होता है भाई, तभी इवेंट्स इंडिपेंडेंट आ सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। बात समझ आ रही है, आप ऐसे समझो, देखो अगर एक ये सैंपल स्पेस होता है, एक ये सैंपल स्पेस होता है, यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको क्या फर्क पड़ रहा है भाई, यहाँ पे जो होगा वो देख लेंगे अपने आप। बात समझ आ रही है, अगर अलग अलग है तो यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ इट हार्डली मैटर्स टू मी, है ना। यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा इट हार्डली मैटर्स टू मी, मतलब यहाँ पे इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ये देखो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ये जो मैंने कुछ भी करा है शेड, इसमें कुछ हुआ उससे कोई इफेक्ट थोड़ी आएगा इस पे, और ये अगर हो गया तो इसका इफेक्ट इस पे थोड़ी आएगा। यहाँ पे देखो यही तो बेस्ट एग्जांपल था, देखो इवन इवेंट जो था हेड ऑन द कॉइन था, तो फिर कॉइन के लिए सैंपल स्पेस क्या था भाई आपके पास, हेड या टेल, और इसके लिए क्या था भाई सैंपल स्पेस 1 2 3 1 2 3 4 5 6, है ना, ये सब एलिमेंट्स थे 1 2 3, ये सब आउटकम्स थे। ठीक है, तो आप देखो सीधी सी बात है भाई, तो पहले इवेंट का सैंपल स्पेस ही है, दूसरे इवेंट का सैंपल स्पेस ही है। अब यहाँ पे हेड आए या टेल आए इट हार्डली मैटर्स टू मी, यहाँ पे 3 आए या जो आए इट हार्डली मैटर्स टू मी। मतलब ऐसे समझो डाइस पे 3 आया तो फिर उसका इफेक्ट क्या कॉइन पे आएगा, कभी नहीं आएगा। और कॉइन पे हेड आया तो उसका इफेक्ट डाइस पे आएगा कि डाइस पे 3 आए 2 आए 1 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कॉमन सेंस से सोचो भाई, आपको अपने आप से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सैंपल स्पेस अलग होता है, सैंपल स्पेस अलग होने का मतलब समझ पा रहे हो। एक्सपेरिमेंट, हर एक एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ सैंपल स्पेस जोड़ते थे ना हम लोग, तो मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट अलग अलग होता है। अब यहाँ पे देखो एक ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है जी, इवेंट इवन इवेंट के लिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था टॉसिंग ऑफ कॉइन। E2 के लिए अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट था, क्या, डाइस को रोल करना। समझ पा रहे हो, सैंपल स्पेस अलग होने का मतलब क्या समझे, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट ही अलग अलग होंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग, जब काम ही अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे। सेम काम में आप इंडिपेंडेंसी कैसे जोड़ोगे, कभी नहीं जोड़ सकते। बात समझ आई। तो अब थोड़ा सा और अच्छे से बोलूं तो मैं ऐसे कहूंगा, हमने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है ना, हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें एक्चुअली दो रैंडम एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, जो मैं एक्चुअली ऐसे कहना चाह रहा हूं कि एक कॉइन टॉस किया और एक डाइस रोल किया, तो दिस इज आवर रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर मैंने दो छोटे छोटे और रैंडम एक्सपेरिमेंट किए हैं। पहला क्या है, कॉइन को टॉस करना, और दूसरा क्या है, डाइस को रोल करना। तो अब कॉइन टॉस करना, डाइस रोल करना, ये अलग अलग बातें हैं। यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, इट हार्डली मैटर्स, तो दोनों का किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कॉइन पे हेड आया टेल आया तो डाइस पे इफेक्ट नहीं डाल सकता, और डाइस पे 1 2 3 6 में से जो भी आया वो कॉइन पे इफेक्ट नहीं डाल सकता, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा ये इंडिपेंडेंट है ना। आई थिंक, और मैथमेटिकली मैंने आपको प्रूव कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हाँ जी क्या है क्या नहीं है, तो सिंपल मैथमेटिकल डेफिनेशन तो पता है, दो इवेंट इवन इंडिपेंडेंट कब होते हैं भाई, जब या प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अब देखो मैंने कैसे निकाली है। E1 के लिए देखो फेवरेबल इवेंट क्या था, हेड, और सैंपल स्पेस E1 के लिए देखो भाई कॉइन हमने टॉस किया ना भाई, तो हेड या टेल, तो इसलिए मैंने सैंपल स्पेस यहाँ पे 2 लिया। बात समझ आई है, देखो आराम आराम से मैं इसको करके दिखाऊं, ये 1/2 कैसे आया भाई, है ना। तो E1 की कार्डिनलिटी हेड चाहिए था ना, दैट इज 1, और सैंपल स्पेस 1 की कार्डिनलिटी बोलूंगा तो 1/2, ऐसे सैंपल स्पेस 1 मतलब हेड या टेल।
क्योंकि आपने कॉइन टॉस किया था। और इवन क्या था भाई, हमारे को हेड चाहिए था, तो हेड या टेल में से मतलब हेड चाहिए तो उसकी कार्डिनलिटी 1 है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे ना, तो मतलब एक ही फेवरेबल है हमारा आउटकम, तो 1/2। ऐसे यहाँ पे ये 1/6 कैसे आया था भाई, E2 की कार्डिनलिटी मतलब 3 चाहिए था आपको, तो कार्डिनलिटी तो एक है ना, फेवरेबल आउटकम तो एक ही है हमारे पास, है ना। हाँ जी, तो ये आया, इसलिए आया जी 1। अच्छा, और नीचे हमारे पास सैंपल स्पेस 2 की कार्डिनलिटी, तो सैंपल स्पेस 2 क्या था अभी, डाइस रोल किया था, तो सैंपल स्पेस की 2 की कार्डिनलिटी 6 थी, इसलिए हमने 1/6 लिखा था। तो इसलिए मैंने 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 कर लिया, तो आया 1/12। और यहां से जब मैं इंटरसेक्शन वाली बात कर रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया होगा दोनों सैंपल स्पेसेस का, तभी हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस आया होगा अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट का। तो आपको समझ में आ गया ना, तो इसलिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया इनका, हेड टेल और 1 2 3 4 5 6 का क्रॉस प्रोडक्ट करा, तो 12 एलिमेंट्स आ गए। उसमें से हमारे पास एक ही फेवरेबल था, क्या, हेड और 3, है ना, ये मैंने अभी आपको दिखाया था। तो इसलिए 1 फेवरेबल है और टोटल 12 थे, तो इसलिए 1/12। अब आई थिंक काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत रेयर बातें हैं, अभी कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। और कड़वी बात बोलूं तो काफी लोगों को पता ही नहीं होती है सारी बातें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। सिर्फ बोल के भाग जाएंगे कि हाँ जी भाई E1 है E2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, बस हो गया। और ये डेफिनेशन बोल के भाग जाएंगे कि हाँ जी कि एक का एक हुआ या नहीं हुआ उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं आ रहा, दूसरा हुआ या नहीं हुआ उसका इफेक्ट पहले पे नहीं आ रहा, बस तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। बट डीप नॉलेज जो थी वो मैंने अब आपको अच्छे से दे दिया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, ओके जी, तो इसको आराम से आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है, कर लिया नोट डाउन, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो भाई अगला क्या है भाई, 2 coins are tossed, E1 head on first coin, E2 head on second coin, E1 and E2 are independent। हाँ जी 100% इंडिपेंडेंट है। देख के समझ आ रहा है भाई, पहले पे क्या आया उसका इफेक्ट दूसरे पे क्या आएगा भाई, है ना। पहले पे हेड या टेल आया, दूसरे सिक्का आपने उछाला, इंडिपेंडेंट है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। पहले पे हेड या टेल आया उसका इफेक्ट आएगा, दूसरे पे क्या हेड आएगा टेल आएगा, नहीं आएगा। ऐसे दूसरे पे हेड या टेल आया उसका इफेक्ट आएगा, पहले पे नहीं आएगा, तो बस खत्म कहानी। अब देखो वही बात है ना, सैंपल स्पेस अलग अलग है। अब आप बोलोगे कि सर सैंपल स्पेस कहाँ अलग अलग है, इसका सैंपल स्पेस भी हेड टेल है और इसका सैंपल स्पेस भी हेड टेल है ना, तो सेम ही तो है। नहीं सेम नहीं है, इनकी एग्जिस्टेंस देखो, इनकी एग्जिस्टेंस तो अलग अलग है। ऐसे बात करो, ये देखो, ये एक लाइन ये एक लाइन, ये दोनों सेम ही तो है, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस डिफरेंट है। ठीक है, आपके घर में 2 चेयर होंगी, 2 कुर्सियां होंगी, तो बोलोगे तो सेम ही तो कुर्सियां हैं, लेकिन फिर भी वो अलग अलग है। क्यों, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे पड़ी है रूम में, उनकी एग्जिस्टेंस अलग अलग है। तो वो चीज यहाँ है, इसकी एग्जिस्टेंस अलग है, इसकी एग्जिस्टेंस अलग है। ठीक है, तो इसलिए ये अलग अलग है। कॉइन भी तो 2 पकड़े हैं आपने, 2 कॉइन टॉस किए हैं, तो अलग अलग है ना भाई कॉइन्स, सीधी बात है। तो इसलिए इनकी यू कैन से सैंपल स्पेस अलग अलग है। और इवन इनफैक्ट अगर सेम ही कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया तो भी सैंपल स्पेस अलग अलग होता है। पहली बार जब मैंने टॉस किया था तो हेड टेल, दूसरी बार जब टॉस किया तो भी हेड टेल, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस तो अलग अलग है ना भाई, 2 बार ही आपने टॉस किया ना। थोड़ा थोड़ा कोशिश कर पा रहे हो समझने की, ये चीजें वही बात है, बहुत डीप है भाई, बहुत डीप में मैं जा रहा हूँ। कोशिश करो इन सब चीजों को पकड़ने की, अगर आप इन सब चीजों को पकड़ गए तो फिर प्रोबेबिलिटी आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ प्रोबेबिलिटी में जमा घटा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन क्यों, कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये सब चीजें अगर आपको समझाती है, बेसिक तो यही होता है, प्लस और मल्टीप्लीकेशन कब क्या लगना है और कब क्या नहीं लगना है, ये सब चीजें आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए। ऐसे नहीं और हो रहा तो प्लस कर दो, एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, बकवास बातें हैं सारी की सारी। और आता तो फिर हमारी कई बार फिर एडिशन थ्योरी में जो लगती थी, ए और बी के लिए हम ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी तो बोलते हैं। ठीक है, तो और का मतलब प्लस नहीं होता भाई। ठीक है, तो और का मतलब प्लस कब होएगा, जब दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा 0 आएगा, तब आप बोलोगे कि ए हैपनिंग ए और बी विल बी ए प्लस बी। तो और का मतलब प्लस नहीं होता भाई। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन का मतलब एंड नहीं होता। तो वही बात है, मतलब आपको ढंग से समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप एंड का मतलब से बोल दोगे कि हैपनिंग ए एंड बी, तो इनको मल्टीप्लाई करा दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नहीं, ये तो मैंने आज आपको सिखाया, जब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो मल्टीप्लाई होते हैं। तो एंड का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई नहीं होता, और का मतलब हमेशा प्लस नहीं होता। प्लीज ये बात ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी में। अगर ये दोनों चीजें आपको ढंग से समझ में आती है ना, कि कब ऐड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है, प्रॉपर आपको मीनिंग ढंग से समझ में आते हैं, समझ लो प्रोबेबिलिटी आ गई, नहीं तो नहीं आई भाई। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन एंड का मतलब हमेशा मल्टीप्लीकेशन नहीं होता भाई, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही और का मतलब प्लस नहीं होता भाई, और का मतलब प्लस कब आएगा भाई, जब हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात कर रहे होंगे, ऐसे प्लस थोड़ी बन जाएगा भाई। और ठीक है, ये काफी अनफॉर्चुनेटली इस बात क्यों बोल रहा हूँ ना, बहुत टीचर्स बोलते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी बढ़ा बढ़े तो और मतलब प्लस, एंड मतलब मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं होता, बकवास है सारी बातें। ठीक है, तो इसलिए फिर प्रोबेबिलिटी नहीं आती ना, इसलिए तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कड़वी बात बोलूंगा, बच्चे पता है क्यों कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनका टीचर कंफ्यूज है।
उनके टीचर को ढंग से नहीं आती चीजें। वो टीचर से पूछो ना आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ करने का जरूर फंसेगा प्रोबेबिलिटी में, जो आपको ये सिखाता है ना, और का मतलब प्लस, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, जो ये बातें आपको बोलता है ना, मेरे सामने उसको ला के खड़ा करो, मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं उसको फंसा दूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर। मैं ऐसे एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा, वो 1 मिनट में फंस जाएगा। कारण यही है ना भाई, जब टीचर को नहीं आ रही चीजें तो फिर बच्चों को कहां से सिखाएगा वो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यही बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो कंफ्यूजन में डालते हैं बच्चों को। तो इसलिए प्लीज आप ध्यान रखो, जो मैं समझा रहा हूँ ढंग से समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा डीप में मैं जा रहा हूँ नो डाउट, बट चीजें कोशिश करो समझने की। ठीक है, और ये बहुत रेयर पॉइंट्स है, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ठीक है, ओके। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, E1 हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, E2 हेड ऑन द सेकंड कॉइन। तो E1 इवेंट के लिए सैंपल स्पेस हेड टेल, E2 के लिए भी सैंपल स्पेस हेड टेल सेम नहीं है भाई, क्योंकि इनके एग्जिस्टेंस अलग अलग है। ये अलग है, ये अलग है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। ठीक है, अच्छा तो क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है? हाँ, सिर्फ ये बोल देना कि इनका सैंपल स्पेस अलग है, वो इंडिपेंडेंसी की तरफ हमारे को नहीं लेके जाएगा भाई, हमारे को आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल बात इतनी कह दी भाई, अगर सैंपल स्पेस अलग अलग आ रहा है इवेंट्स का, तो शायद वो इंडिपेंडेंट बन जाए। ठीक है, और शायद ना भी बने। लेकिन अगर सैंपल स्पेस ही एक है और उसी सैंपल स्पेस से मैं 2 इवेंट पकड़ लेता हूं, तो सारी उम्र इंडिपेंडेंट नहीं आएंगे। कंफर्म है ये बात, प्लीज ध्यान रखना। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ गया। तो मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके अलग अलग होने चाहिए भाई, है ना, तभी इंडिपेंडेंट आने का मतलब है। आई थिंक समझ पा रहे हो। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया होगा आपको। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर इमीडिएटली अभी बोल दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। अभी राइट टाइम नहीं आया, जब राइट टाइम आएगा तो मैं जरूर बात करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो प्रॉपर टाइमिंग पे बोलना ज्यादा बेटर है। टीचिंग है ही ये चीज, टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि सबके बस की नहीं होती टीचिंग, पता नहीं। अब वो पॉपकॉर्न थिंकिंग, कभी कुछ आइडियाज आते जा रहे हैं, अब मेरे मन में आ रहे हैं तो मैं सारा कुछ बोल दूंगा, तो सारी खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में, एक भी चीज ढंग से नहीं समझ पाओगे। नो डाउट बातें ठीक होंगी, नो डाउट बातें इंपॉर्टेंट होंगी, पर अभी आप समझ नहीं पाओगे ना उन सब बातों को। तो इसलिए मैं आराम आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, एकदम बोलने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए टीचिंग इज एन आर्ट। कंट्रोल रखना पड़ता है अपने ऊपर, और बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के पॉइंट्स बोलने पड़ते हैं। ऐसे बोलते बोलते चलेगा तो फिर सारे टीचर बन जाएंगे दुनिया में। ठीक है, तो इसलिए फिर आराम आराम से मैं बोलूंगा। अभी पॉइंट्स बहुत सारे हैं मेरे मन में, बट अभी मैं उन पर रोक लगा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जब राइट टाइम आएगा मैं सारे बोलूंगा। टेंशन मत लेना कि सर कोई पॉइंट स्किप कर देंगे, स्किप तो मैं कुछ करता ही नहीं। ठीक है जी, ओके जी। तो एक चीज तो हमारे को समझ में आएगी, E1 हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, E2 हेड ऑन द सेकंड कॉइन। सैंपल स्पेस सेम नहीं, अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग कॉइन्स है हमारे। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या ये इंडिपेंडेंट है? हाँ जी बिल्कुल। सिंपल बात ऐसे करो, पहले पे हेड आया टेल आया, क्या इफेक्ट आएगा दूसरे पे? नहीं, अलग अलग सिक्के हैं, क्या टेंशन है आपको? ठीक है, और एक ही सिक्के को आपने 2 बार उछाला तो भी कोई टेंशन नहीं है। पहली बार सिक्का उछाला, हेड आया टेल आया, फिर दूसरी बार उछालेगा तो इसका इफेक्ट आएगा क्या? मतलब पहले हेड आया था तो अब दूसरी बार भी हेड आने का ये ऐसा कुछ होता है क्या? कभी नहीं होता। और इनफैक्ट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गैम्बलिंग में। एक बार आप जीत गए तो आपको लगेगा कि अगली बार भी जीतूंगा, तो फिर एक बार धीरे धीरे जीतते गए और उसके बाद फिर सारा कुछ ही हार के बैठ जाओगे, है ना। तो ये होता है ना, इसलिए तो कहते हैं गैम्बलिंग गंदी चीज है, नहीं करना चाहिए, वो कभी भी नहीं करना चाहिए, बकवास चीजें हैं। तो गैम्बलिंग में होता ही यही है, इंसान के मन में आ जाता है कि एक बार जीत गया, ओहो शायद दोबारा जीत जाऊं तो। लेकिन वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, कभी ऐसे नहीं हो सकता भाई। पहला जीता या हारा, दूसरा कुछ नहीं होने वाला इस सबसे। ये आपके मन का वहम है कि एक बार जीत गए तो अगली बार भी जीत जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सिक्का उछाला आपने, पहली बार हेड आएगा, तो फिर क्या आप बोलोगे कि दूसरी बार भी हेड आ जाएगा? नहीं, ये देखना पड़ेगा। मतलब वही बात है, प्रोबेबिलिटी वाली बात है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है ना भाई। पहले पे हेड आया टेल आया, पहली बार सिक्का उछाला आपने, हेड आया टेल आया, उसके बाद अगली बार क्या आएगा? हेड आया टेल, तो मैं देख प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आएगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना। मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो सिंपल बात है, पहली बार हेड आया टेल आया, प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो पहली बार हेड आ गया तो अगली बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2 है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आधी है। मतलब हेड आएगा टेल आएगा, दूसरी बार देखना पड़ेगा मेरे को क्या आ रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, है ना। ज्यादा इतना बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो बेसिक बेसिक पॉइंट आपको अब क्लियर हो चुका है। अच्छा, तो दूसरा तरीका क्या था भाई, है ना। एक तरीका तो हमने यहीं से देख लिया, अभी पहले पे हेड आया टेल आया, उसके दूसरे पे इफेक्ट नहीं आना, और पहले दूसरे पे हेड आया टेल आया, पहले पे इफेक्ट नहीं आना, तो बस खत्म कहानी। तो पहले पे आपको हेड चाहिए था, इवन क्या है भाई, इवन हमारा इवेंट फर्स्ट कॉइन पे मेरे को हेड चाहिए, E2 क्या है जी, दूसरे पे भी मेरे को हेड चाहिए। तो सिंपल बात है भाई, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दीज टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और दूसरा तरीका क्या है चेक करने का कि दोनों इंडिपेंडेंट है? बहुत सिंपल है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ भाई, E1 इवेंट है ना भाई, तो ये इसका सैंपल स्पेस हेड टेल था, तो हेड आया भी पहले कॉइन पे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी 1/2। E2 इवेंट जो है उसका सैंपल स्पेस हेड टेल है, तो हेड ऑन द सेकंड कॉइन, तो हेड ऑन द सेकंड कॉइन 1/2, 1/2 into 1/2 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले पे हेड आया और दूसरे पे भी हेड आया, तो दोनों सैंपल स्पेस का कर लो क्रॉस प्रोडक्ट, तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो दोनों पे हेड चाहिए था तो हेड हेड चाहिए, तो ऑब्वियसली 1/4।
बकवास बात है भाई, इतना मेरे को बेसिक मत बुलवा, आपको समझ में आता है ये सब कैसे करना होता है ना। हेड हेड कैसे आएगा भाई, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, 4 है ना पॉसिबिलिटी, तो 4 में से एक चाहिए आपको हेड हेड, तो बस ठीक है 1/4। हाँ जी देखो भाई यहाँ पे भी 1/4 आया, यहाँ पे भी 1/4 आया, ठीक है दोनों बराबर आ गए ना, तो पक्की बात है इंडिपेंडेंट है, तो मैथमेटिकली मैंने प्रूव कर दिया। इसलिए कह रहा हूँ बार बार बेसिक्स ढंग से पकड़ लो भाई, फिर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है आगे पकड़ में आगे बढ़ो। ठीक है जी, अगला आया जी हमारे पास 2 dice are rolled even, 3 on the first dice, 6 on the second dice। अब मेरे ख्याल से मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप से चेक करके देख सकते हैं, है ना। सिंपल बात है भाई, पहले पे 3 आया, 2 डाइस आपने रोल किया ना, पहले पे 3 आ रहा है, 3 आना चाहिए, इवन ये इवेंट कह रहा है। दूसरे पे 6 आना चाहिए, ये E2 इवेंट कह रहा है। तो पहले पे क्या आया क्या नहीं, आपको दूसरे से क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, पहले पे 3 आया, 5 आया, 6 आया, अब 6 आया, 2 आया, 1 आया, जो आया आने दो ना, वो दूसरे पे इफेक्ट डाल पाएगा नहीं, और दूसरा पहले पे इफेक्ट डाल पाएगा नहीं, खत्म कहानी बस। ठीक है सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट है ये दोनों। ठीक है ओके, और मैथमेटिकली प्रूव करना है तो वो आपके लिए होमवर्क में मैं छोड़ रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। मैथमेटिकली हम ऐसे प्रूव करेंगे कि दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कर लो भाई, दो मिनट लगेंगे। 3 ऑन द फर्स्ट डाइस, तो इसका सैंपल स्पेस क्या है भाई, 1 2 2 6। इसके लिए भी सैंपल स्पेस क्या है जी, 1 2 2 6। ठीक है 1 से 6, और यहाँ पे भी 1 से 6। ठीक है जी, तो E1 3 चाहिए ना, तो हाँ जी तो 1/6, ये भी 1/6। हाँ जी, तो E1 इंटरसेक्शन E2 3 और 6, 3,6 चाहिए, कितने में से 1 1 2 2 3 3 अप टू 6 6 में से, 36 में से, तो 1/36। तो देखो भाई ये भी 1/36 आएगा, ये भी 1/36 आएगा, इक्वल आ रहा है ना। ना करते करते मैंने काफी कुछ बोल दिया, बट होमवर्क में पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ढंग से लिखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है एंड सो ऑन। तो 1/6 क्यों आ रहा है भाई, हम बोलेंगे E1 की कार्डिनलिटी बताओ भाई, 3 है ना, मतलब 1 है, और सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी क्या है जी, 6 है जी, तो 1/6। और यहाँ पे भी वही बात आएगी, E2 की कार्डिनलिटी 6, एक ही नंबर है ना भाई, E2 की कार्डिनलिटी 1 है, एक ही एलिमेंट है उसके अंदर, और फिर सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी 6 है जी, तो 1/6 1/6, और मल्टीप्लाई करवाया तो 1/36 आ गया, ये 1/36 है। ठीक है अच्छा जी, और उसके बाद फिर E1 इंटरसेक्शन E2 के लिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, तो 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, तो ये 1 1 से 6 6 तक टोटल 36 हो गई है। ठीक है, तो टोटल 36 पॉसिबिलिटी है, और उसमें से एक ही पॉसिबिलिटी आपको है क्या, 3 6। आई थिंक आप समझ पाएंगे, पहले पे 3 चाहिए, दूसरे पे 6 चाहिए, तो मेरे ख्याल से मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी आगे बढ़े। ठीक है अच्छा ना अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, तो एक दो बातें मेरे मन में और आ रही है, मैं वो भी कर लेता हूँ, इसको नोट तो वैसे कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। हाँ, अब जैसे देखो सपोज कर लो हमारे पास ना एक पर्सन ए है, शूटर है, ये शूट करता है। ठीक है, ए पर्सन है, ये देखो मैंने शूटर कितना अच्छा बनाया है। एक पर्सन भी है जो, ये एक और शूटर है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये हिट करता है टारगेट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट इज 3/4। मतलब 4 में से 3 इसके ठीक लग जाते हैं, मतलब 4 अगर ये यू कैन से शूटिंग करेगा, तो 4 में से 3 ठीक ठाक पहुंच जाएंगे, मतलब 3 ठीक लगेंगे, और एक गलत लग जाएगा, ऐसा कुछ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये शूटर ठीक ठाक काम करता है, 4/5 है। ठीक है, तो हिट द टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग द टारगेट इज 4/5, मतलब 5 में से 4 बार ये टारगेट को हिट कर लेता है, एक बार शायद नहीं कर पाता होगा। और ये क्या कह रहा है अभी, 4 में से 3 हिट कर लेता है, एक में रह जाता है, तो प्रोबेबिलिटी कि दोनों टारगेट को हिट कर देंगे, ये कैसे निकलेगी, ऑब्वियस सी बात, आप मुझे ये समझाओ। पहला आदमी ए है, ये हिट करेगा टारगेट को, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, इसने हिट किया ये ना करा, इसके हिट करने पे इफेक्ट आएगा नहीं, और ये हिट करे ना करे इसका इफेक्ट इस पे आएगा नहीं, ऑब्वियस बात है, दोनों अलग अलग आदमी है, अलग अलग काम करेंगे, सीधी सी बात है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हिटिंग द टारगेट विल बी व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5, इट कम्स आउट टू बी 3/5 आंसर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हिट द टारगेट इज 3/5। तो सिंपल बात है भाई, अब देखो यहाँ पे ना सैंपल स्पेस भी पहचानना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 4 में क्या लिखूं 4 है ना, उसमें से 3 ठीक लगेंगे, टारगेट एंड सो ऑन। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, तो यहाँ पे सीधा ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम सीधा पता लग जाएगा कि इंडिपेंडेंट है, तो हम ए इंटरसेक्शन भी सीधा निकाल सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग द टारगेट इज 4/5, तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हिट द टारगेट इज 3/4 into 4/5। Why? Because these are independent events, क्योंकि ए ने हिट करा या नहीं करा, बी पे इफेक्ट नहीं आएगा, बी ने हिट करा नहीं करा, ए पे इफेक्ट नहीं आएगा, सीधी सी बात है, खत्म कहानी, है ना। आई थिंक डॉग्स बहुत बार्क कर रहे हैं भाई, प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान लगाओ, एक्चुअली रात का टाइम है ना भाई, तो ये दिक्कत करते ही करते हैं।
तो जो बोल रहा है उस पर ध्यान रखा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता भाई, स्ट्रीट डॉग्स हैं मेरे अपने, तो नहीं है जिनको मैं चुप करा पाऊं, ठीक है। तो ओके, तो अ बैग कंटेन 3 ग्रीन बॉल्स एंड 2 रेड बॉल्स, ठीक है, 3 ग्रीन है 2 रेड है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ग्रीन एंड सेकंड इज रेड। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के साथ किया है, मतलब एक बॉल जो निकाली है वो वापस हम बीच में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, कॉमन सेंस से मुझे समझाओ। पहली बात तो मेरे को ये समझाओ, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे क्या? देखो सिंपल बात याद रखनी है आपको, अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट चलते हो, विदाउट रिप्लेसमेंट चलते हो, तो भैया इवेंट्स बनेंगे डिपेंडेंट, कंफर्म है ये बात, क्योंकि पहला क्या निकला, रेड या ग्रीन, उसका इफेक्ट फिर दूसरे पे आएगा ना भाई, दूसरी बार आप क्या निकालते हो। बात समझ आ रही है? ये सब तो क्वेश्चन मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट वाले आपको बहुत कराए हैं भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, प्लीज आप याद करो, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत कर रखे हैं, आपको याद आ रहा होगा। तो अगर जब जब विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने आपको वहां बोला भी था, विद रिप्लेसमेंट वाली बात जो आएगी तो हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स में करेंगे, तो आज देखो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बात जब भी आएगी तो आप समझ लेना भाई वो डिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। ओके, लेकिन अगर विद रिप्लेसमेंट वाली बात आएगी तो आप समझ लेना भाई ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कहानी है। क्यों इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कहानी है? आपने पहले एक बॉल निकाली, रेड निकली या ग्रीन निकली, इट हार्डली मैटर्स टू मी, आपने उसको वापस डाल दिया। अब जब दोबारा निकालोगे तो ऑब्वियस ही बात है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, मतलब पहली बारी रेड निकली थी या ग्रीन निकली थी, इट हार्डली मैटर्स टू मी कि सेकंड बारी क्या निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो फर्स्ट टाइम रेड या ग्रीन निकली, जो भी निकली आपने वापस डाल दिया ना भाई। तो अब सेकंड टाइम जब आप निकालोगे तो क्या टेंशन है भाई, जो निकलेगी निकल जाएगी। बात समझ आ रही है? तो पहली बारी रेड निकली या ग्रीन निकली, ये दूसरी इवेंट पे इफेक्ट नहीं डालने वाला, ठीक है। तो हमारे को चाहिए क्या, वैसे आप समझ लो, देखो पहली ग्रीन चाहिए, दूसरी रेड चाहिए, तो पहली बारी रेड निकली या ग्रीन निकली, दूसरी बारी रेड निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं आने वाला। बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? दोबारा दोबारा आराम आराम से बोलता हूं। फर्स्ट टाइम इवेंट 1 क्या है जी, फर्स्ट इज ग्रीन, मैं एक बार लिखता हूं, है ना, ऐसे आपको मैं बोलूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। इवेंट E1 इवेंट क्या है जी, फर्स्ट ग्रीन, ठीक है, मैं लिखता हूं आराम आराम से, फर्स्ट ग्रीन। E2 क्या है जी, सेकंड रेड। अब आप मुझे बताओ E1 इवेंट हुआ या ना हुआ, क्या इफेक्ट आएगा भाई E2 पे? कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि अगर पहली ग्रीन निकली थी या नहीं निकली थी, जो भी निकला था, आपने बॉल वापस डाली कि नहीं डाली, बैग में डाल दिया ना, बस फिर काम खत्म। फिर अब दूसरी बारी क्या निकलेगी तो वो उसका पहली क्या निकली थी उस पर इफेक्ट नहीं आने वाला। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना, मतलब जो पहली निकली बॉल, ग्रीन निकली या रेड निकली, इट हार्डली मैटर्स टू मी, आप उसको वापस डाल चुके हो, तो दूसरी बॉल क्या निकालोगे ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि पहले क्या निकली थी, कि पहले ग्रीन थी या रेड थी। बात समझ रहे हो? सेकंड बॉल क्या निकलेगी ये इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि फर्स्ट क्या निकली थी, क्योंकि आपने रिप्लेस कर दिया है। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया और आराम आराम से बोल दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। तो कंफर्म है ये बात, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स निकलेंगे, ठीक है। तो अब देखो फायदा कितना बड़ा होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट निकले हैं, और ये बात भी आप समझ पा रहे हो, देखो 2 बॉल्स निकाली है ना आपने, तो पहली बारी जो बॉल निकाली है उसका सैंपल स्पेस क्या है भाई, 3 ग्रीन और 2 रेड, और जो दूसरी बारी आप निकाल रहे हो उसके लिए भी सैंपल स्पेस है 3 ग्रीन और 2 रेड, क्यों? क्योंकि आप रिप्लेस कर चुके हो। तो मत बोल देना सैंपल स्पेस सेम है, एग्जिस्टेंस तो अलग अलग है ना भाई, 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं, ऐसे समझने की कोशिश करो। पहले एक्सपेरिमेंट में आप 3 ग्रीन और 2 रेड में से एक बॉल पिक कर रहे हो, जो करना था आपने कर लिया। फिर दूसरे रैंडम एक्सपेरिमेंट में भी आप यही काम कर रहे हो, 3 ग्रीन है और 2 रेड है और आप एक बॉल निकाल रहे हो, ठीक है। तो 2 अलग अलग काम है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया। अब मैं बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ग्रीन एंड सेकंड इज रेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ग्रीन, तो ऐसे लिख दूं, प्रोबेबिलिटी E1 एंड E2 में निकालना चाहता हूं, है ना, फर्स्ट इज ग्रीन एंड सेकंड इज रेड, या ऐसे नहीं लिखना चाहते मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ो, आप ऐसे लिख लो, फर्स्ट इज ग्रीन, ग्रीन 1 एंड रेड 2, ऐसे। हाँ जी, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, फर्स्ट बॉल ग्रीन निकले, तो सैंपल स्पेस क्या है फर्स्ट फर्स्ट के लिए, 3 और 2 5, 5 बॉल में से 3 हमारी फेवरेबल है, तो 3/5। अच्छा जी, अब अभी समझाया मैंने आपको, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना तो मैं ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, मैंने अभी आपको प्रूव कर दिया। तो ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 क्या आएगी जी, 3/5, रेड 2 की क्या आएगी जी, 2/5, सीधा आंसर निकलेगा 6/10, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, 3/5 इज द आंसर,
ठीक है, 3/5 इज द आंसर। समझ गए ना? 3 to the I, हाँ 3 to the 6 डिवाइडेड बाय, देखो है ना, मैं सिली मिस्टेक्स में से बहुत हो जाती है, 5 5 into 5 10 कर दिया मैंने। ठीक है, तो वही बात है, हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा एक्चुअली पढ़ाने में ज्यादा ध्यान है, बजाय मैं ज्यादा सोचूं, मैं को आपको समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल बात है, आप कर सकते हो, क्योंकि वही मेरे को लगा ना भी कहाँ से कहाँ कट रहा है। 3 to the 6 डिवाइडेड बाय 25, 6/25 इज द आंसर। ठीक है, आप समझाए ना? ग्रीन 1, तो उसके लिए फेवरेबल चॉइसेस कितने हैं जी? 3। और टोटल सैंपल स्पेस की बात करेंगे ना भाई, सैंपल स्पेस में उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 5 ही तो एलिमेंट है, 3 और 2 5, तो ठीक है 3/5। अच्छा जी, और रेड रेड चाहिए सेकंड टाइम, तो 2 रेड है, टोटल 5 बोल्स है, तो 2/5। ठीक है, तो 3/5 इंटू 2/5 दैट इज नथिंग बट 6/25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 एंड रेड 2। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब पहली ग्रीन निकले और दूसरी रेड निकले, तो ये हमने ऐसे निकाल दी। क्यों? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। क्यों? क्योंकि मैंने रिप्लेसमेंट करी थी। तो पहली बारी ग्रीन निकली या रेड निकली, इट हार्डली मैटर्स टू मी। सेकंड वाली जो निकलेगी वो वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि फर्स्ट टाइम क्या निकला था। हाँ, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बात होती तो पहले क्या निकला था कंफर्म है, इस बात पे डिपेंडेंसी आती है दूसरी क्या निकलेगी, क्योंकि अगर पहले ग्रीन निकले होते तो एक ग्रीन कम हो जाती, पहले रेड निकले होते तो एक रेड कम हो जाती। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, सैंपल स्पेस बदल जाता ना भाई। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो वही बात है, वही फिर डिपेंडेंट वाली बात आ जाती। तो जितना ज्यादा बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट होगा भी, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है जी, तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो पहली बॉल क्या निकली, फर्स्ट वॉज ग्रीन, है ना? तो पहली छोड़ो, बस इतनी बात करो, पहली क्या निकली मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। दूसरी जो निकलेगी वो इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि पहले क्या निकली थी, बस खत्म कहानी, तो ये इंडिपेंडेंट है। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, आप समझ चुके हो, है ना? सैंपल स्पेस वही बात है, अलग अलग है, मैं आपको यहाँ से ये चीज भी शो कर चुका हूँ, तभी ये इंडिपेंडेंट है, नहीं तो इंडिपेंडेंट का कोई मतलब ही नहीं था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2 2/5। तो ठीक है जी, तो इनको मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाल दिया। ठीक है, मैं आप कर देता हूँ इसको छोटा, आप कर लो इसको फटाफट से नोट डाउन। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ, बढ़ू। सिंपल सिंपल चीजों पे टाइम लगाता ना, मैं देख रहा हूँ मेरी स्ट्रेटेजी, सिंपल सिंपल पे टाइम लगाता हूँ, फिर बहुत स्पीड से कराऊंगा क्वेश्चंस, क्योंकि सिंपल चीजों पे टाइम लगाने का मतलब बेसिक्स क्रिस्टल क्लियर डॉट रॉक सॉलिड हो गए, बस फिर क्या टेंशन है आपको, बेसिक्स हो गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़ू आगे, नहीं तो नॉर्मली पता क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी में बच्चे, क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी पे, अच्छा जी फेवरेबल इवेंट अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अच्छा जी ठीक है जी, ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला होगा, चलो क्वेश्चन करते हैं। सारी उम्र लगेगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले ऐसे, अगर आपने ऐसे फॉर्मूले करे और उसके बाद क्वेश्चन करे तो पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, तो अब देखो आगे मैंने क्या कहा है, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ग्रीन, एक रेड और एक ग्रीन। अब देखो मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि पहले क्या चाहिए, पहले रेड चाहिए या पहले ग्रीन चाहिए, तो इसका मतलब ये दो चीजों को होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 एंड ग्रीन 2, है ना? और साथ साथ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ या यू कैन से, देखो अब वही बात आएगी ना, यहाँ पे मैं एक बार आपको समझाता हूँ अच्छे से, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ आराम से। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ग्रीन, 1 रेड एंड 1 ग्रीन चाहिए आपको, तो मतलब रेड 1 ग्रीन 2, या फिर रेड 2 ग्रीन 1, तो अच्छे से लिखते हैं ग्रीन 1 रेड 2, ग्रीन 1 एंड रेड 2। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आप जरा मुझे समझाओ ये है क्या भाई, है ना? अब हम इसको इसमें क्या क्या लिखे यहाँ पे, क्योंकि सीधी सी बात है, और वाली बात आ रही है, लेकिन मैं आपको समझाया था और करने का मतलब प्लस नहीं होता, है ना? तो सिंपल बात है, हम यहाँ पे प्लस तो डालेंगे, लेकिन साथ साथ सोचेंगे कि इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, मतलब इनमें कॉमन पार्ट क्या आएगा। देखो पहला रेड दूसरा ग्रीन, यहाँ क्या कह रहा है, पहला ग्रीन दूसरा रेड, दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसलिए माइनस करके कुछ नहीं लिखना, तभी हम सीधा प्लस करके सीधा आंसर निकाल देंगे। बात समझ आई? तो प्रॉपर पूरी बात बोलनी है। यहाँ प्लस मैंने नो डाउट बोला है, क्योंकि और की सेंस आ रही है, मतलब पहली रेड आ जाए साथ साथ दूसरी ग्रीन आ जाए, फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ग्रीन, और फर्स्ट इज ग्रीन एंड सेकंड इज रेड, और वाली बात आई। बट ये दोनों जो इवेंट्स है ना भाई, ये दोनों इवेंट्स सॉरी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है, तो दिस इज योर इवेंट 1, इस पूरे को मैं बोल देता हूँ इवेंट 1, रेड 1 एंड ग्रीन 2, दिस इज योर इवेंट 1, दिस एंटायर थिंग इज योर इवेंट 1, दिस एंटायर थिंग इज योर इवेंट 2। तो आपको चाहिए क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2 चाहिए थी। बात समझ आ रही है? तो मैं इसको लिखता क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2।
अब क्योंकि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहा है पहले रेड दूसरी ग्रीन, और ये क्या कह रहा है पहले ग्रीन दूसरी रेड, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्या कॉमन है इसमें मुझे बताओ, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए ये वाला पार्ट हमारा उड़ गया, इसलिए फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बात समझ आई? तो इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड एंड वन ग्रीन, तो इस बात को आराम से समझो, वन रेड चाहिए और वन ग्रीन चाहिए। तो पहले कौन सी चाहिए, पहले रेड चाहिए पहले ग्रीन चाहिए, तो मैंने नहीं बोला ना, तो इसलिए फिर यही यहाँ पे वही बात आएगी। तो रेड वन एंड ग्रीन टू, ग्रीन वन एंड रेड टू, तो ये हो गया इवेंट वन, ये हो गया इवेंट टू। तो अब मैं चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यूनियन ई टू, है ना, तो वही बात है, और वाला सेंस है ना, तो और मतलब यूनियन, तो और मतलब यूनियन, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, तो इवन यूनियन ई टू मैं निकालना चाहता हूँ, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये तो आपको पता ही सेट थ्योरी में, तो ये इंटरसेक्शन वाली बात है। तो रेड वन एंड ग्रीन टू, ग्रीन वन एंड रेड टू, ठीक है। तो हाँ, तो ठीक है, तो ये इवन हो गया, ये E2 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यूनियन E2 मैं चाहता हूं, तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2। तो इवन इंटरसेक्शन E2 क्योंकि दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थे, तो इसलिए मैंने काट दिया, ठीक है। तो अब ये मत बोल देना कि और के सेंस है तो प्लस लगा दिया, एंड के सेंस है तो मल्टीप्लाई कर दिया, बकवास है सारी कहानी, ये प्लीज ये मत बोलना, मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले आपको समझाई सब चीजें, ठीक है। तो ये चीजें महा बकवास होती है भाई, ये सब चीजें ऐसे नहीं बोलनी होती। तो इसलिए फिर मैंने आपको ढंग से समझाया है कि हम यहाँ पे और करना चाह रहे हैं, और मतलब यूनियन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और का मतलब यूनियन तो हमारे को पता ही है सेट थ्योरी के हिसाब से, लॉजिक में हम और बोल के आते थे, है ना, और तो हम उसको सेट थ्योरी में यूनियन बोलते थे, एंड बोल के आते थे तो हम उसको इंटरसेक्शन बोलते थे, तो वो तो हमारे को पता ही है सेट थ्योरी के हिसाब से। ये सब चीजें मैंने लॉजिक में पढ़ा रखी है आपको, तो मैं जो चीज बोलता हूँ कंक्रीट बोलता हूँ एकदम ढंग से, हवा में कुछ नहीं बोलता, ठीक है। तो एकदम कंक्रीट भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ये सब चीजें हम लोग सेट थ्योरी में भी पढ़ी हैं, और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन में भी पढ़ी हैं, और साथ साथ मैंने आपको लॉजिक में भी पढ़ाई थी, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो बस उसी से फिर मैंने ये सब लिखा है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दिया था, तो फिर मैंने उसको प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ये इवन इवेंट है, ये E2 इवेंट है, तो इवन और E2 में चाहता हूँ, तो यूनियन में चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले पे रेड आए दूसरे पे ग्रीन आए, या पहले पे ग्रीन आए दूसरे पे रेड आए, है ना, तो फिर वही चीज हमने लिख दी, ठीक है। तो और वाली सेंस थी, तो इसलिए हमने इस टाइप से लिखते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आओ भैया वापस आओ, ठीक है जी। तो इन दोनों को बस हमारे को ऐड करना है और आंसर निकल आएगा। तो प्लीज, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा जमा घटा सब आपको पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, कहाँ क्यों कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में, ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, क्योंकि दोनों इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थे, ठीक है जी। अब रेड वन एंड ग्रीन टू की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, है ना। तो वही बात है, ये प्रीवियस डेटा ही हमारा सारा वही, थ्री ग्रीन बॉल टू रेड बॉल, ठीक है। तो वही सब है, हाँ जी। और विद रिप्लेसमेंट ही चल रहे हैं हम लोग, हाँ जी। तो रेड वन, तो रेड वन की मतलब पहली बारी रेड आई 2/5, रिप्लेस कर दिया होगा ना, तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई होंगी, मैं बार बार नहीं बोल रहा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस, फिर वही बात 3/5, क्योंकि ग्रीन वन की प्रोबेबिलिटी 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, तो ये घुमा फिरा करके कितना बन जाएगा जी, 12/25, ठीक है। आप अपने आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फाइनली ये आंसर आया। अब ये मल्टीप्लाई क्यों हुए हैं, प्लीज ये सब ध्यान रखना है भाई, नहीं तो कई बार क्या होगा ना, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जब आपकी अच्छी हो जाएगी, तो आप ऐसे सीधा ये सब ये इतना सीधा डायरेक्टली ये लिखोगे और सीधा आंसर कर दोगे। लेकिन मेरी काइंड सजेशन है, आपको मन में बार बार दोहराना है चीजें, जैसे मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो कंप्यूटर्स पढ़ाता था वहां बताता था, मल्टीप्लाई आया तो क्यों आया, ऐड आया तो क्यों आया, यहाँ पे ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो आपको मन में दोहराना है, मल्टीप्लाई तो क्यों आया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लाई कराया तो क्यों आया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्लस कराया तो क्यों आया, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। ऐसे बोलना है ढंग से, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको, है ना, ठीक है। चलो मैं इसको करता हूँ छोटा, करो इसको नोट डाउन, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ, करो, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ 3 balls वर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ग्रीन, 3 बॉल निकाली है विद रिप्लेसमेंट, तीनों की तीनों ग्रीन चाहिए, तो सीधी सी बात है जी, क्या चाहिए आपको, G1 एंड G2 एंड G3। अब विद रिप्लेसमेंट करिए तो पहले क्या आया दूसरे पे इफेक्ट नहीं आएगा, दूसरा क्या आया तीसरे पे इफेक्ट नहीं आएगा, एंड सो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये तीनों हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, है ना, इंडिपेंडेंट्स होंगे, तो सीधी सी बात है प्रोबेबिलिटी इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, G1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ G3, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जनरली क्या कहती थी, देखो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये याद है आपको, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मैंने आपको जनरलाइज सब करा रखा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नहीं याद आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के वीडियो देखो, अभी मैं यहाँ पे बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो वैसे क्या होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
multiplied by probability of B given A multiplied by probability of C given A and B। ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो B गिवन ए क्या होगा भाई, A हैपन हुआ ना हुआ उसका B पे हैपनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, तो ये क्या बन जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाई बाय, आप देखो A B और C तीनों इंडिपेंडेंट मैंने बोला है, तो सीधी सी बात है ए और बी दोनों अक्कर हो गए, सी पे क्या इफेक्ट आना, कोई इफेक्ट नहीं आना, तो सीधी सी बात है ये सीधा सीधा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इसलिए याद रखना ये हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तीन एलिमेंट्स के लिए होगी अगर वो इंडिपेंडेंट है, तो अगर तीन एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट, तीन इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ऐसे ही एंड ऑन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, तीन चार के लिए आएगा तो फिर चारों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पांच आएगा तो पांचों मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंड ऑन। तो जनरलाइज अपने आप कर सकते हो, जनरलाइज डू योरसेल्फ, ठीक है, नहीं नजर आया तो मैं ऊपर कर देता हूँ, जनरलाइज आपको अपने आप से करना है, ठीक है, तो समझ गए ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं लिख देता हूँ एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई डॉट 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 ऐसे चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो मैंने खुद कर ही दिया है, पहले बोलता हूँ कि आप करो फिर मेरा मन मानता नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है ना भाई, आप सामने बैठे हो तो आप मेरे को बोल देते, अब नहीं हो सामने तो फिर क्या करूँ, मेरे को तो बोलना पड़ेगा, मेरे को तो करना है भाई, हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, ऐसे किसी को छोड़ के थोड़ी भाग जाऊंगा, मैं हमेशा से समझाता हूँ, मैं ऐसा टीचर हूँ जो घर तक छोड़ के आता है, उंगली पकड़ के घर तक छोड़ के आता हूँ, ऐसे नहीं करता कि बीच में छोड़ के भाग जाऊँ आपको, ठीक है, चलो ठीक है जी, ओके, तो ठीक है जी, तो हमारे को समझ में आ चुका है ना, बस अब क्या टेंशन है ना, तो ग्रीन वन की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले ग्रीन निकले तो तीन तीन ग्रीन थे ना भाई, पीछे पीछे वही पुराना डेटा चल रहा है हमारा, 3 ग्रीन और 2 रेड थी, ठीक है, तो 3/5 3/5, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो क्या बोलेंगे जी, 3/5, अब फिर वही बात है ग्रीन 2, क्या वही बात है, फिर वही 3/5, फिर वही 3/5, तो ये 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब 27/125, ये आंसर है सीधा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल। तो अब मेरे ख्याल से मेरे को बार बार एक्सप्लेन करूं कि समझ गए, बेबी स्टेप्स के साथ मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पहला ग्रीन वन, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो फिर सैंपल स्पेस अलग अलग होगा, है ना, तो पहली बारी सैंपल स्पेस 5 था, क्योंकि 5 एलिमेंट्स थे ना हमारे पास, 3 ग्रीन और 2 रेड थे, उसमें से ग्रीन चाहिए थी, तो फिर वेरिएबल कितने थे, 3, तो 3/5, फिर ग्रीन 2 के लिए फिर वो बात इंडिपेंडेंट थे, तो क्योंकि आप रिप्लेस कर चुके हो ना, मतलब सॉरी विद रिप्लेसमेंट है ना भाई, तो जो आपने बॉल निकाली थी पहले वो वापस डाल दी है, तो बस फिर आपका फिर वही बात 5 एलिमेंट्स हैं, तो फिर 3/5, फिर वही बात आगे भी G3 के लिए भी 3/5। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब चीजें पकड़ चुके होगे, अब आई थिंक इतनी मेच्योरिटी तो आ चुकी है आप में, जो मैंने समझाया आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, बढ़ूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जंप करता हूँ, नोट डाउन कर लेना भाई इसको आराम से अच्छे से, ठीक है, कर दो थोड़ा सा छोटा, एक जगह पे आ जाएगा, नोट डाउन आप आराम से कर लोगे, कर लो भाई, बढ़ूं आगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 रेड एंड 1 ग्रीन, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, वो 3 बॉल्स निकालनी है विद रिप्लेसमेंट, इसी में पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे 3 बॉल्स निकालनी है विद रिप्लेसमेंट, और प्रोबेबिलिटी डेटा वही हमारा पुराना वाला चल रहा है, ठीक है, टाइम सेव करना चाह रहा हूं मैं इसलिए बार बार नहीं लिख रहा क्वेश्चन। हाँ जी, तो एग्जैक्टली 2 रेड और 1 ग्रीन है, हाँ जी, तो क्या क्या बनेगा भाई, देखो सीधी सी बात है, तो E1 इवेंट हमारा क्या होगा जी, रेड 1 एंड रेड 2 एंड ग्रीन 3, ठीक है, तो पहली रेड है एंड सेकंड भी रेड है एंड थर्ड ग्रीन है। E2 क्या बनेगा जी, रेड 1 आ जाए, ग्रीन 2 आ जाए, रेड 3 आ जाए। E3 इवेंट क्या बनेगा जी, ग्रीन 1 आ जाए, फिर रेड 2 आ जाए, रेड 3 आ जाए, सीधी सी बात है भाई, 2 रेड चाहिए और 1 ग्रीन चाहिए, तो कैसे कैसे लाओगे आप, 2 रेड चाहिए और 1 ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन फ्लोट करेगा ना भाई, या तो आखिरी में ग्रीन आ जाएगा, या बीच में ग्रीन आ जाएगा, शुरू में ग्रीन आ जाएगा, रेड तो हमारी 2 चली रही थी, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देखो भाई रेड, ये रेड है, ठीक है, 2 रेड है और 1 ग्रीन चाहिए ना, तो ग्रीन आप कहाँ कहाँ डाल सकते हो, अरे भाई ये देखो जितनी बारी टाइम बचाने की कोशिश करते हो ना गड़बड़ होती है, हाँ, तो ग्रीन या तो आप बीच में डाल दोगे, है ना, या फिर आप इधर डाल दोगे, या फिर आप इधर डाल दोगे, तो यही 3 मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिए, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, क्यों, क्योंकि और चाहिए, तीन और वाली बात आएगी ना, या तो भाई 2 रेड आ जाए, मतलब पहली 2 रेड आ जाए तीसरी ग्रीन आ जाए, या फिर पहली रेड आ जाए दूसरी ग्रीन आ जाए तीसरी रेड आ जाए, या फिर पहली ग्रीन आ जाए दूसरी रेड आ जाए तीसरी
रेड आ जाए। ठीक है जी, तो अब आप समझ पा रहे हो कि भाई ये तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। क्या कॉमन आएगा भाई, ये इवेंट क्या कह रहा है, पहली दो रेड तीसरी ग्रीन, ये क्या कह रहा है, पहली रेड दूसरी ग्रीन और तीसरी रेड, तो कहां से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन है, नथिंग इज कॉमन। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझ पा रहे होंगे, है ना। हाँ जी, तो सीधी सी बात है भाई, तो ये क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो जाएगा। ठीक है, बार बार समझाता भाई, और के सेंस आते ही सीधा प्लस करके मत बैठ जाना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव साथ बोलना। ठीक है जी, तो बस अब कर दो, तो रेड 1 रेड 2 ग्रीन 3। हाँ जी, तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी भाई, सीधी सी बात है, रेड वन मतलब 2/5, रेड 2 2/5, क्योंकि रिप्लेसमेंट है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले रेड निकली क्या निकली, कोई मारो गोली वापस डल चुकी होगी, तो फिर दोबारा से निकालोगे, तो हर बार अलग अलग से आपस में से बार बार मत बुलाओ भाई, टाइम वेस्ट होगा, एक ही क्वेश्चन है उसी को मैं बार बार घुमा घुमा के करा रहा हूँ, तो टाइम की बर्बादी है ये सब चीजें, और कुछ नहीं, बार बार मेरे से मत बुलवाओ। प्लस अब आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि भाई E2 जब आप करोगे तो वही बात है ना भाई, रेड 1 चाहिए, तो लो जी, पर कोई बात नहीं, चलो कर देता हूँ, ग्रीन 2 चाहिए, उसके बाद रेड 3 चाहिए, फिर E3 है जी, ग्रीन 1 चाहिए, फिर रेड, फिर रेड। तो अब थोड़ी सी अगर आप में मेच्योरिटी होगी, तो आप सीधा क्या क्या भाग सकते थे, 3 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 3/5, क्योंकि ये वही बात है भाई, 3/5 इधर हो इधर हो इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन कॉम्बिनेटिव होती है, आपको पता है इतना तो, है ना, इतना बेसिक मेरे से मत बुलवाओ। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लेना, 3 इधर 9 9 टू द 18 18 टू द 36, है ना, बटा 125, 36 बटा 125, दिस इज माय आंसर। प्लीज चेक करें ना भाई, कोई मिस्टेक ना हो। 3 9 टू द 18 18 टू द 36 36 अपॉन 125। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को। तो ये मैंने बहुत डेड स्लो चलाया, जब आप गेट एग्जाम में बैठे होगे ना, तो इस क्वेश्चन को एक झटके में करोगे, ऐसे बोलोगे जी, 2 रेड और 1 ग्रीन, मन में सीधा इमेजिनेशन करके 3 चॉइसेस है, 3 तरीके से हो सकता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय सीधा आंसर निकालोगे। क्या क्या चीजें हैं भाई, 2 रेड है ना, तो 2 रेड 2/5 का स्क्वायर सीधा, और ग्रीन के लिए 3/5, बस सॉल्व करके सीधा आंसर, 1% का भी डाउट नहीं आएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो और ब्यूटीफुल बोलूं, मन में तो आ रहा है, पर दिक्कत ना हो जाए आपको कहीं, चलो एक एक बार कोशिश करता हूं मैं बोलने की। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स है ना, 3 में से कोई भी एक ग्रीन चाहिए मेरे को, तो 3C1 ऐसे कह सकता था मैं। ठीक है, या आप बोल सकते थे 3 है, तीन बॉल पकड़नी है, 3 में से कोई भी 2 रेड हो सकती है, कोई भी 2 रेड हो सकती हैं, तो 3C2 3C1 3C2 आपको पता है दोनों सेम होते हैं। तो यही चीज तो मैं यहाँ कहने की कोशिश करता, ये देखो, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये जो मैंने 3 तरीके लिखे हुए हैं, ये यहीं से निकल के आए हैं। ठीक है, और बस फिर आगे आप मल्टीप्लाई करा करके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, आ गया है समझ में तो ठीक है, नहीं तो मारो गोली पे, जितना मैंने बता दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलो आगे बढ़े, टाइम देख लेते हैं भाई, कितना टाइम हुआ है ना, ऐसे तो मैं चलता रहूंगा तो फिर फायदा नहीं है, टाइम बर्बाद है, इतना लंबा लंबा वीडियो का कोई फायदा नहीं, कोई देखता तो है नहीं, है ना। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं, यहीं से आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बढ़ाऊंगा। अभी कुछ कुछ हैं क्वेश्चंस, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं ये अभी, है ना, अभी मैं नहीं कराऊंगा इनको, टाइम वेस्ट मतलब मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, है ना, रादर ये थोड़ा सा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार इंडिपेंडेंट से मैं आपको समझा चुका हूँ ढंग से, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको और ब्यूटीफुल तरीके से समझा देगा, बस ये हिंट देके भाग जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट पेशेंस रखो, अभी 2-4 मिनट है, वैसे 1 घंटा होने में भी है, तो सुन लो फटाफट। बैग ए कंटेन 3 रेड एंड 2 ग्रीन, बैग बी कंटेन 3 रेड एंड 5 ग्रीन, बैग सी कंटेन 1 रेड एंड 4 ग्रीन। अलग अलग 3 बैग्स है हमारे पास। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फ्रॉम बैग ए, ग्रीन फ्रॉम बैग बी, रेड फ्रॉम बैग सी। तो ये मान लो इवेंट E1, ये मान लो E2, ये मान लो E3। ठीक है, बताओ भाई, पहले तो मेरे को यहीं से समझाओ, क्या ये तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। रेड निकले बैग ए से, क्या निकाले, रेड या ग्रीन, क्या इफेक्ट आएगा भाई, दूसरे से क्या निकलेगी, कोई नहीं। फिर फिर इन दोनों से क्या निकला, तीसरे पे इफेक्ट आएगा, क्या निकलेगा, नहीं जी, बिल्कुल अलग अलग है जी, बैग ही अलग अलग है। तो पहले बैग में हाथ डाल के आप क्या निकालते हो, क्या फर्क पड़ रहा है, दूसरे से क्या निकालोगे, तुम दूसरे से क्या निकालोगे, उस पे वो डिपेंडेंट है इस बात से कि पहले वाले बैग से क्या निकला था, नहीं। तीसरे वाले बैग से आपने क्या निकाला, क्या वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि पहले 2 में क्या निकला, नहीं। तो सीधी सी बात है भाई, ये तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, बस। अब आप अपने आप से इसका होमवर्क में आंसर कर सकते हो, है ना, क्या आंसर निकलेगा क्या नहीं वो आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो रेड अब तो आंसर ही वैसे निकला पड़ा है ना, तो इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ, सिंपली
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 एंड E3, ये लिखा हुआ है कि नहीं, एंड मतलब इंटरसेक्शन में चाहता हूँ, तो सिंपल बात क्या निकलेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, है ना, क्योंकि ये तीनों के तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल रहे। E1 के हैपनिंग होने या ना होने का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है कि E2 होगा ही नहीं, E3 होगा ही नहीं, एंड सो ऑन। आई थिंक समझ पा रहे हो, मैं बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, प्लीज थोड़ा सा फीलिंग लाओ, इस पे मैं तारे बना देता हूँ। ये परफेक्ट एग्जांपल है भी इंडिपेंडेंट इवेंट को समझाने के लिए। पहले बैग से क्या निकाला, क्या फर्क पड़ा दूसरे से क्या निकाला, मतलब दूसरे से क्या निकाला, ये इस बात पे इफेक्ट नहीं डालेगा कि पहले से क्या निकला था, पहले से आपने क्या निकाला था, क्या मतलब देखो सिंपल बात, रफली बोल रहा हूं मैं, दूसरे बैग में से हाथ डाल के आपने क्या निकाला, जो भी निकाला आपने, रेड या ग्रीन, क्या ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि पहले वाले बैग से क्या निकाला था आपने, नहीं, बस तो सिंपल बात, ये इंडिपेंडेंट्स होंगे। ठीक है, ऐसे सिमिलरली तीसरे बैग से जो निकाला वो डिपेंडेंट है इस बात से कि पहले या दूसरे से क्या निकला था, नहीं जी नहीं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, तो E1 की बताओ भी फटाफट, रेड बॉल फ्रॉम बैग ए, तो 3/5, 3/5। E2, E2 क्या है भाई, ग्रीन फ्रॉम बैग बी, 5/8। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना भाई। E3, रेड फ्रॉम बैग सी में टोटल 5 बॉल्स है, रेड चाहिए आपको, तो एक ही रेड है, तो एक फेवरेबल है 5 में से, तो 1/5 कैंसल, 3/40 इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ना एकदम, तो बस पता लग गया, अगर आपको इंडिपेंडेंट है तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये डी परफेक्ट और सबसे बेस्ट एग्जांपल था अभी तक जो मैंने आपको कराया है, उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल ये था, इसलिए मेरे से कंट्रोल नहीं, और मैंने आपको करा दिया ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर मैं आगे कराऊंगा भाई, अभी फिर आप लोग दिक्कत हो जाएगी, इतना ज्यादा लंबा नहीं मैं करता। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।